हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर रूप सिंह गुड आफ्टरनून। IMA की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे काम बात करूंगा आज। जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं, वो सब जानते हैं कि आज की तारीख में ऑक्सीजन का बहुत संकट है। जैसे पेट्रोल का एक एक बूंद, उसी तरीके से ऑक्सीजन की एक एक मिलीलीटर की कॉस्टिंग है। बहुत मुश्किल से हमारे अधिकारी अरेंज कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से शासन को दिक्कत आ रही है। तो एक प्रोसीजर होता है सेल्फ प्रोनिंग का। सेल्फ प्रोनिंग में अगर हम एक स्पेशल तरीका अपना लें, 5 या 6 तकिए लेकर, तो व्यक्ति की ऑक्सीजन 5 से 10% बढ़ाई जा सकती है। 5 से 10% ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 2 तकिए सीने के नीचे, 2 तकिए पेल्विस के नीचे यानी जेनाइटल एरिया के नीचे, पेट खाली रहना चाहिए, 1 तकिया पैरों के नीचे और 1 तकिया सिर के नीचे। जब व्यक्ति इस पोजीशन में लेटा रहेगा तो उसको 2 से 5% तक ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगा। ध्यान रहे, ये उन व्यक्तियों के लिए ही एडवाइजेबल है जो होश में हो। बेहोश नहीं हो, जिनका बीपी लो नहीं हो और जो कोऑपरेटिव हो। मैं वापस से बता देता हूं कि जो लोग होश में हों, जिनका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं हो और जो कोऑपरेटिव हों, प्रोनिंग पोजीशन उन्हीं के लिए अलाउड है। प्रोनिंग से 5% से 10% तक का ऑक्सीजन बढ़ाया जा सकता है। 2 घंटे सीधा यानी उल्टा लौट के, उसके बाद में लेफ्ट लेटरल पोजीशन पर, उसके बाद में राइट लेटरल पोजीशन पर, और इस तरह से व्यक्ति 2-2 घंटे के 3 स्लॉट कर लेता है तो उसके 6 घंटे निकल जाते हैं। इस श्वास लेने की विधि को सेल्फ प्रोनिंग कहते हैं, APP। एक और नाम है इसका, अवेकन प्रोनिंग पोजीशन, APP, अवेकन प्रोन पोजीशन। वापस समझ लें, सिर के नीचे 1 तकिया, छाती के नीचे 2 तकिया, पेल्विस के नीचे 2 तकिया, पैर के नीचे 1 तकिया। इस पोजीशन में हमने हॉस्पिटल में भी हम ट्राई कर रहे हैं और लोगों को बहुत इम्प्रूव करते हुए देखा है। नेजल कैनुला लगा के ये कर सकते हैं, जिनके ऑक्सीजन चल रही है वो भी कर सकते हैं, जिनको पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ हो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, या तो नर्स ऑब्जर्व करे या घर वाले ऑब्जर्व करें। हमारे छाती और पेट के बीच में एक डायफ्राम होता है, यूं कह सकते हैं एक पर्दा होता है। वो जब नीचे ऊपर होता है तो हमारे फेफड़ों में सांस भी घटता बढ़ता है, ऑक्सीजन भी घटती बढ़ती है। इस अवेकन प्रोनिंग पोजीशन APP से बहुत लाभ हुआ है। इसके इम्प्रूवमेंट को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने, सभी वरिष्ठ डॉक्टरों ने खाना खाने के अच्छा पीछे माना है। इसलिए जो लोग भी इसको घर पे कर सकते हैं, प्लीज इसको करें। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से ही तरह तरह का भस्त्रिका, तरह तरह का प्राणायाम चालू कर देते हैं। आप समझ लें कि इस समय कोविड वाले फेफड़े बहुत ही नाजुक स्थिति में है, बहुत ही नाजुक स्थिति में, इसलिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना भी घातक हो सकता है। तो हम कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी व्यायाम हैं जो बिना फेफड़ों को तकलीफ दिए कर सकते हैं? एक है पर्स लिप ब्रीदिंग, PLB, यानी हम नाक से श्वास लें और होठों से छोड़ें, मुंह से छोड़ें। गहरा श्वास नाक से लें
और जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं बर्थडे पर, इस तरह से मुंह से श्वास को छोड़ते चलें। इस विधि का नाम है पर्स लिप ब्रीदिंग। 15 दिन हो गए हैं, कोविड से बाहर निकल के आ गए हैं, वो एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लोग बहुत ही संकट में हैं वो तालू से अपनी जीभ को लगा के हमिंग साउंड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। सुनोगे तो आओ डॉक्टर ऑनलाइन द्वारा। यानी कि ये आपको साथ मैंने 4 तरीके डिस्कस किए हैं श्वास को 5% बढ़ाने के, ऑक्सीजन को बिना फोन जरा पापा को फोन करके बोल रहे हैं 5% बढ़ाने के। प्रॉब्लम हो रहा है, सुन ले, वो उसको भी बहुत जरूरत है इसका। किन लोगों को नहीं करने चाहिए इस तरह के श्वास के व्यायाम? लो ब्लड प्रेशर हो, जिनको सैचुरेशन 90 से नीचे हो, जो होश में नहीं हो, उनको प्रोनिंग एक्सरसाइज नहीं की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, स्पेशली 93 से ऊपर है, उन्हीं को एपीपी करना चाहिए। जिनका श्वास का गति 30 से कम है उनको ही करनी चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर स्टेबल है उन्हीं को ही उल्टा लेट के प्रोनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। पुराने दमे के रोगी, पुराने टीबी के रोगी, जिनके फेफड़े पहले से ही जीर्ण है, उनको नहीं करनी चाहिए। प्रोनिंग करते टाइम हम अपना एक हाथ ऊपर, एक हाथ पीछे, या दोनों हाथों को इस तरह को रेस्ट देते हुए कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद हमें पोजीशन बदलनी है। बाईं करवट पर लेटने को कहते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। 15 मिनट तक उस पोजीशन में रह सकते हैं, फिर चेंज करके राइट लेटरल पोजीशन यानी दाईं करवट पर लेट सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को 24 घंटे कोविड के बारे में बुरे बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे और उसकी ये श्वसन क्रिया, उसकी एफवीसी, उसकी ऑक्सीजन अमाउंट वो बढ़ाएगी। एक और जो बड़ा नुकसान होता है कोविड के बाद में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, हमारी श्वसन क्रियाएं उस फाइब्रोसिस को रोकती हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जो केवल डर के मारे अस्पतालों में भर्ती होना चाहते हैं, जो केवल वेंटिलेटर की ही तक लगाए हुए हैं, उनको सेल्फ प्रोनिंग वाला मेथड आप सिखा सकते हैं। निश्चित रूप से आपके डॉक्टर से चर्चा करके ही इसको सिखाएं। स्वयं करने पर कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। टेम्परेरी आईवी लाइन आदि को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। जिनको ड्रिप चल रही है उनको आईवी लाइन को डिस्कनेक्ट करके की जा सकती है। अभी आप में से किन्हीं को भी प्रोनिंग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हाथ रेज कर सकते हैं। दिलीप सिंह जी, सेल्फ प्रोनिंग के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी कपूर साहब नमस्कार। गरम चाहिए। हाँ जी कपूर साहब, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल आपकी कृपा आशीर्वाद है सर। मेरे समधी साहब वहाँ पठानकोट से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं जी। उनकी तबीयत गड़बड़ है, बहू आपकी वहीं है, तो उसको भी पाया जुड़ने के लिए, वो बात करेंगे आपसे। जरूर जरूर सर। उनका ऑक्सीजन लेवल कितना चल रहा है वो बताएंगे अभी सारी चीजें। जरूर जरूर। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार सर मैं जब आप बोले उससे पहले वापस भिवाड़ी और तिजारा के कंट्रोल रूम्स के नंबर बता देता हूं, जहां पर अवेलेबल बेड, अवेलेबल ऑक्सीजन और अवेलेबल वेंटिलेटर्स की सूचना हर 2 घंटे में हमारे अधिकारी अपडेट करते हैं। ये मैं हितेश आपसे भी कहूंगा कि ये चैट बॉक्स में भी डाल दें, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया है। कंट्रोल रूम के नंबर हैं 7627019593। मैं रिपीट करता हूं 7627019593। पहला नंबर है 823932
6496। हमारे ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी, हमारे नगर परिषद के अधिकारी इन कंट्रोल रूम्स पर हैं। पांचों कोविड अस्पतालों को समय समय पर ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं और मेजर करके किसके पास कितने मरीज हैं इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटर कर रहे हैं। आप कंट्रोल रूम के नंबर भी अपने साथियों को प्रसारित करें। ये कंट्रोल रूम केवल तिजारा भिवाड़ी के हैं। जो लोग अलवर से बाहर या दिल्ली से जुड़े हुए हैं या पटियाला पठानकोट से जुड़े हुए हैं उनके लिए नहीं है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर मैं दिलीप सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ दिलीप जी। मुझे ना 12 तारीख को कोविड हुआ था, तो उसके बाद मैं हरिराम में एडमिट भी रहा। मेरा 91 के आसपास में ऑक्सीजन लेवल था। तो उसके बाद सर मैं 3 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज भी हो गया और मेरी मेडिसिन भी अभी खत्म हो चुकी है। लेकिन सर मैंने कल फिर चेक करवाया था, मैं दोबारा फिर पॉजिटिव हूँ। तो इस केस में सर मुझे क्या करना है? मैं आपको वापस समझाता हूँ। कोविड वायरस 9 दिन में डेड हो जाते हैं। कोविड का डेड मटेरियल भी 2 महीने तक टेस्ट को पॉजिटिव दे सकता है। इसलिए भारत सरकार भी 14 दिन बाद में आपको फिट डिक्लेयर करने का अधिकार देती है। 17 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करने का अधिकार देती है। ज्यादातर में रिपीट कोविड टेस्ट की आवश्यकता नहीं है अगर आपको सिम्टम कोई नहीं है तो। हल्का मुझे खांसी है सर, बस हल्की फुल्की। ये 1 महीने तक खुश्की खांसी बनी रह सकती है। इसके लिए सिंपल भाप लेना, गरारे करना, काढ़ा लेना, यही बहुत है। ठीक है सर। मैं ट्रम्प डी ले रहा हूँ सर, एक सिरप है वो दिन में 3 ट्रम्प बार। डी अच्छा सिरप है, आप उसको लेते रहें, गरारे करते रहें, आयुर्वेदिक आयुष का काढ़ा लेते रहें। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। जी गणेश पंडित जी। हाँ जवाहर जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्ते। थैंक यू सर। मैंने कल वो बेटे के बारे में बात की थी। जवाहरलाल जी मैं बोल रहा हूँ। कल उनका मतलब 5-6 दिन बुखार, बिल्कुल 5-6 दिन के बाद बुखार बिल्कुल ठीक रहा। और 6 दिन के बाद सर उनका दोबारा बुखार हुआ और खांसी, बहुत ड्राई कफ है। ओके। ड्राई कफ उनकी बहुत है। खांसी करते करते उनको बात भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी एडवाइस आप दीजिए सर। कोविड का एक फीचर है, टेलीफोन अटेंड करने से, बाथरूम तक जाने से, यहाँ तक कि करवट बदलने से भी खांसी होती है। ठीक सर, थैंक यू। मिनिमम मूवमेंट करें, टेलीफोन को दूर हटा के रख दें, ठीक सर। बीच में भाप लें, गुनगुना पानी पिए, ठीक सर। मुंह के अंदर लौंग, मुलेठी, टस्क्यू च्यूएबल जैसी टैबलेट ले सकते हैं। ठीक सर। शुक्रिया। कोई टेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है सर? 14 दिन बाद अगर आपको कोई लक्षण नहीं रहते हैं सर तो दोबारा आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है। कल भी हम जिक्र कर रहे थे, वैसे भी आरटीपीसीआर की किट की भारी शॉर्टेज है। ठीक सर। हम बिना किसी टेस्ट के कैसे तय करें कि हम फिट हो गए क्या? ठीक सर। पहली बात 17 दिन निकल गए हों। दूसरी बात हमें बुखार, खांसी ये सब ठीक हो गया हो। ठीक सर। थोड़ी कमजोरी और खसखस ये तो रह सकता है, ये 2 महीने तक रह सकता है। ठीक सर। जिन लोगों को श्वास में दिक्कत हो, जो केवल आधा किलोमीटर चलने पर ही सांस फूल जाता हो, वो अपना HRCT करवा सकते हैं। अच्छा। HRCT से केवल ये पता चलता है कि कितने % लंग्स में कोरोना का इफेक्ट था। ये बात हम बार बार कहना चाहते हैं। HRCT में 25 में से 20, 25 में से 23 खराबी का मतलब ये नहीं होता है कि इतने % जान चली गई है। ठीक सर। इसका केवल मतलब ये होता है कि फेफड़ों का इतना एरिया इन्फेक्ट हो गया है। ठीक सर। इसके रिवर्सिबल होने का तरीका है सेल्फ प्रोनिंग एक्सरसाइज। ठीक सर। एक बीमारी मेरी रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी।
कोई सीआरपी या सीटी स्कैन कराने की जरूरत तो नहीं सर अभी? एक बहुत ही कम पैसे का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सीआरपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है। सीआरपी सर? सीआरपी ब्लड टेस्ट है ये। ठीक सर। कोरोना होते ही पहले 4 घंटे में बढ़ता है, ठीक सर। अगले 8 घंटे में डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक सर। 17 घंटे बाद नीचे घटने लग जाता है। आज की तारीख में सबसे सस्ता और सुंदर टेस्ट है। जो लोग बार बार टेस्ट नहीं करवा सकते, सीटी स्कैन भी हर चौथे दिन करवाने की जरूरत नहीं है। जी वो तो है बात, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और एक छोटी सी, मेरे 12 साल का ग्रैंड सन है, उसको भी चौथा दिन हो गया, बुखार तो लगभग रहता है 98 99। कल उसकी ये लूज मोशन हो गई 2-3 बार और वोमिटिंग भी हुई सर। कोई फर्दर एडवाइस सर? आज के 2020 के कोरोना में दस्त लगना, उल्टी होना, सिर में दर्द होना, खांसी में थोड़ा थोड़ा खून आना, ये लक्षण भी शामिल हो गए हैं। 1 साल पहले वाले में केवल खांसी बुखार था। ठीक सर। जिन बच्चों को ज्यादा दस्त है वो अपने शरीर में हाइड्रेशन का ध्यान रखें, यानी इलेक्ट्रोल पाउडर, ठीक सर। या तो पानी, चीनी और नमक का घोल, ठीक सर। या तो गुनगुना पानी, घर में उपलब्ध छाछ, कोकोनट वाटर, ये लेकर शरीर में पानी की कमी ना होने दें। उल्टी अगर हो रही है तो उल्टी की दवा डॉक्टर से लें। ये कोरोना का ही लक्षण है, ये अलग से दस्त रोग नहीं है। प्लीज, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम सर। हाँ? जी नमस्कार जी। और विवेक जी आपको शेयर करना चाह रहे थे। कंट्रोल रूम भिवाड़ी तिजारा के नंबर आपने हम चैट बॉक्स में डाल दिए हैं, और कंट्रोल रूम बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेड कहाँ पर है, ऑक्सीजन कहाँ पर है, वेंटिलेटर कहाँ पर है। मैंने आपको अभी मीटिंग के शुरू होते ही सेल्फ प्रोनिंग एक्सरसाइज के बारे में बात किया। APP, अवेकन प्रोनिंग पोजीशन। ऑक्सीजन को 5 से 10% बढ़ाना हमारे हाथ में है। उल्टा लेटकर 2 तकिए सीने के नीचे, 2 तकिए पेल्विस के नीचे और पेट को खाली छोड़ें, 1 तकिया पैरों के नीचे, और ये 2 घंटे तक ऐसी पोजीशन लेने से हम 5% ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है। जो लोग होश में हों, जिनका बीपी ठीक हो, जिनका SpO2 90 से ऊपर हो, उन्हीं के लिए परमिशेबल है। APP के अलावा जो लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं वो भी अपने घर पर या तो रेस्पिरेटर के मदद से, या तो गुब्बारे की मदद से, या सहज प्राणायाम जिसको बोलते हैं, श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, वो भी सहज तरीके से। कोरोना के दौरान कपालभाति करना अलाउ नहीं है। कोरोना के दौरान दौड़ना अलाउड नहीं है। कोरोना के दौरान साइकिलिंग या स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि विगरस एक्सरसाइज करने से हम ऑलरेडी बीमार हुए फेफड़ों को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। जिन लोगों को भी शुगर का रोग साथ में, जी सतपाल जी। डॉक्टर साहब, हम अगर रेगुलर दौड़ते हैं, हमारे को कोई है नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज है हमारी, तो वो करते रहे, हम तो नहीं करते। क्योंकि अब राजस्थान में विगरस लॉकडाउन चालू हो गया है, तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो छत पर खड़े खड़े दौड़ सकते हैं, ये भी अलाउड है। जिन लोगों का होम जिम है वो अपनी एक्सरसाइज वहां करें। एक और जो खतरनाक बात है वो ये है कि वर्तमान कोरोना दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी हो रहा है। जिन लोगों को पहले हो चुका है उनके री इन्फेक्शन के केसेज आ रहे हैं। स्पेशली डायबिटिक और कार्डियक बाईपास वाले लोगों को तो घर से ही नहीं निकलना चाहिए। कम से कम अगले 10 दिन तक ये पैंडेमिक का कहर अभी जारी रहेगा, ऐसी विशेषज्ञों की राय है। आज की तारीख में कोविड के 200 वैक्सीन आए हैं भिवाड़ी CSC में। कोविशील्ड नाम से 200 वैक्सीन आए हैं, कल खिजूरीवास में आए थे।
पहले लोग बुलाने से नहीं आ रहे थे, आज वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस भेजनी पड़ी। वहां के डॉक्टर और वहां के स्टाफ संभाल नहीं पाए। मैं गौड साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कल क्रेडाई के अतुल स्वामी जी का फोन आया था मेरे पास, क्योंकि प्रशासन को भी अब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एसोसिएशंस की मदद की जरूरत है। आप सच मानिए, सीएससी में 40 मरीजों पर एक कंपाउंडर है, गवर्नमेंट सीएससी में। मेडिकल स्टाफ की भारी शॉर्टेज है। स्वीपर लगभग हर अस्पताल से घर चले गए हैं। उनकी जान इतनी कीमती हो गई है जो सफाई का काम छोड़ के अपने घर चले गए हैं। आधे से ज्यादा मेडिकल के कंपाउंडर बीमार हो गए हैं। तो हम दो काम कर सकते हैं, आपसे भी मैं सुझाव चाहता हूं। मैंने नगर परिषद चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट की है, कम से कम 5 कोविड हॉस्पिटल है भिवाड़ी में, छठा थड़ा में आ रहा है। हम सड़कों की या नालियों की इनकी बाद में देख रेख कर लेंगे, अभी अस्पतालों की सफाई आवश्यक है। दूसरी बात, ये जो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही है, पैनिक में लोग एक एम्बुलेंस इस अस्पताल से उस तक दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये कार्य एनजीओ कर सकते हैं। जो कंट्रोल रूम नगर परिषद में बना हुआ है, वहां पटवारी स्तर के लोग बैठे हुए हैं, उनको मेडिकल ज्ञान नहीं हो सकता तो वो बेचारे जितने योग्य वैसा ही जवाब देते हैं। हम एनजीओ के मार्फत उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे एसडीएम साहब से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के रूम को कंट्रोल रूम बना सकते हैं। आज की तारीख में हमारे कई उद्योगपति और कई कंपनियों के जीएम अस्पतालों में भर्ती हैं। बहुतों को केवल आपके पॉजिटिव मैसेज से इंप्रूवमेंट हुआ है। आप सच मानिए, रोटरी के बहुत सारे साथी अपने साथियों की बहुत मदद कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन पहुंचा रहा है, कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस अरेंज कर रहा है, और जिससे कुछ नहीं बन रहा है वो कम से कम गुड विशेष भेज रहा है सुबह शाम। और ऐसे कम से कम 3 लोगों को मैं जानता हूं जिनको फायदा हुआ है, आपकी गुड विशेष से फायदा हुआ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हिम्मत भी एक वैक्सीन है। हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, गौड साहब सुन रहे हैं तो, जिनका कोई नहीं है, उनकी डेड बॉडी को डिस्पोज खुद करना पड़ रहा है। अभी अभी एक कैजुअलिटी हुई है जिसके घर वाले आने को तैयार नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं नगर परिषद के कर्मचारियों को और एक मोक्ष वाहनी है लायंस क्लब की। मतलब वो पूरा किट वगैरह पहन के आए और कहने लगे डॉक्टर साहब हम मदद करते हैं। एक व्यक्ति थोड़ी देर पहले सदर मार्केट में कम से कम 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। लोग हमें फोन करके ही सूचना दे रहे हैं, डॉक्टर साहब कुछ करना, आपसे 1 किलोमीटर अंदर कोई बेहोश पड़ा है। तो मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि ये जिम्मेदारी कुछ ही लोगों की है क्या? अगर हम आपके स्तर से अपने अपने एनजीओ को थोड़ा थोड़ा वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो शायद हम इस दहशत के माहौल से लोगों को बाहर ला पाएंगे। उस व्यक्ति को तो उठा के अस्पताल पहुंचा दिया गया है, फर्स्ट एड मिल गई है। एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि रेमडेसिविर कोई चमत्कारी दवा नहीं है। हमारे बहुत सारे व्यक्ति 50-50 हजार में इंजेक्शन लेके आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुकान से ला रहे हैं। उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। विशेषज्ञ कोई नहीं कहता कि रेमडेसिविर का 7 दिन बाद कोई रोल है। इसी तरह से जो लोग वेंटिलेटर ना मिलने पर हताश हो रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, वेंटिलेटर में से 100 में से केवल 1 व्यक्ति को ही फायदा होता है, 99 लोगों को नुकसान होता है। तो हम अगली मीटिंग में हमारे साथ रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ को जोड़ेंगे, वो इन रिजल्ट्स पर और प्रकाश डालेंगे। और मैं अब आपसे कुछ जिनके जो प्रश्न हो प्रोनिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं निवेदिता को। जी निवेदिता जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे फादर हैं यहाँ, हम पंजाब में हैं अभी। तो उन्हें 22 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आया था, रैपिड वाला टेस्ट करवाया था उन्होंने जी। तो उनका शुरू में फीवर और कफ तो था ही, और बॉडी एक था। कुछ दिन बाद उनका जो एक थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा जो ऑक्सीजन लेवल था वो डाउन हुआ, 89-90 पे आ गया था। निकाल जाके इसमें से बाकी था। बट इमीडिएटली इन 5
minutes it was okay till 95, 96. ठीक है। Then next day, I think last Tuesday को उनका जो फीवर था it came up to 103.1. तो उनका मतलब जिन डॉक्टर से हम यहाँ पे कंसल्ट कर रहे थे उन्होंने बोला कि आपने सुबह से कितनी डोलो ली है, डोलो 650, और वो दोपहर का टाइम था, यही टाइम था 3 बजे के आसपास। तो उन्होंने तब तक 2 ले चुके थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर इतना ज्यादा है तो आप तीसरी अभी दे दो, 2 घंटे हुए हैं तो भी दे दो। तो हमने वो भी दे दी। उन्होंने बोला आप कोल्ड स्पंजिंग करो, तो हमने वो भी करा, लेकिन वो जो फीवर था वो बिल्कुल नीचे नहीं आया। देन उन्होंने इमीडिएटली वो जो एक तो स्टेरॉइड्स का जो आता है आजकल मेड्रोल करके, वो भिजवाया, वो हमने मतलब दिया उनको। फिर फीवर तो तब भी नहीं हुआ। साथ में उन्होंने एक इंजेक्शन के लिए किसी आदमी को भेजा था। वो इंजेक्शन आई थिंक डिक्लोफेनेक का था। डाइक्लोफेन जी। हाँ जी जी। तो उससे मतलब आराम तो आ गया। मतलब धीरे धीरे 1 घंटे में फीवर काफी डाउन आ गया, और अगले दिन भी फीवर नहीं था। लेकिन उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कल से पहले जैसे 95 से ऊपर रहता था। कल जैसे दोपहर को उन्होंने चेक किया तो उनका आ गया जैसे 92, 93, 91। अभी क्या स्टेटस है? अभी क्या स्टेटस है? आज उनको 22 यानी कि लगभग 10-11 दिन हो गए हैं कोविड पॉजिटिव हो। अभी क्या स्टेटस है? हाँ जी हाँ जी। अभी आज उनको फीवर जैसे 99.2 है, और डोलो वो ले रहे हैं। ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी है? हाँ जी, ऑक्सीजन लेवल 92, 93, कभी बीच में 94 चली जाती है। हमारे घर पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर तो अरेंज कर रखा है जी, बट क्या कहते हैं, तो कल हमने उन डॉक्टर को पूछा था तो उन्होंने बोला आप एडमिट करवा दो। पहले से डायबिटीज तो नहीं है, हार्ट पेशेंट्स तो नहीं है? उनको है, हार्ट की प्रॉब्लम है। बीपी मेंटेन्ड है अभी? वो मेडिसिन पे तो है, कॉन्कोर AM करके मेडिसिन है एक। अभी बीपी ठीक चल रहा है उनका? ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ओके निवेदिता जी, मेरी बात सुने आप। कोरोना में एक चीज जी, एक चीज और है, हमने कल उनका HRCT करवाया था जी। उन डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि अगर हमें हॉस्पिटलाइज भी करना है तो हमें कम से कम चेस्ट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनका जो वो स्कोर होता है उसमें दैट इज 13 आउट ऑफ 25। ओके सो नंबर 1, 13 दिन बाद कोरोना का लगभग खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है। डेंजरस पीरियड इज ऑलरेडी ओवर। नंबर 2, जिन लोगों का बुखार शुरुआती 4-5 दिन में नहीं टूटता है, ये इस बात का द्योतक है कि अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन में बहुत लड़ाई हो रही है, वायरस में और बॉडी में बहुत लड़ाई हो रही है। पैरासीटामोल से नहीं ठीक होता तो मेफ्टाल यानी मेफेनिक एसिड देते हैं, उससे ठीक नहीं होता तो निमुसलाइड देते हैं, उससे ठीक नहीं होता तो कॉल्चिसिन देते हैं, उससे भी नहीं ठीक होता तो स्टीरॉइड देते हैं। एक साथ 10 गोली खाने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। इसलिए धीरज बनाए रख के बिना दवाई का इलाज है कोल्ड स्पंजिंग। गीला कपड़ा माथे पर, पैर पर, पेट पर रखते रहना, साइक्लिंग रूप से चेंज करते रहना ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। HRCT के बारे में आपने बताया है कि 13 स्कोर है 25 में से। हाँ जी। मतलब ये होता है कि 25 टोटल एरिया है फेफड़ों का, 5 लोब होते हैं, 5 into 5 इसलिए 25 माना गया है। इसमें से लगभग 2.5 लोब्स उनके डिजीज हुए थे, यानी 12 दिन पहले हुए थे। ओके। ये गंभीरता से कम है। जिनका स्कोर 15 से ज्यादा हो उनको गंभीर मानते हैं, ऑक्सीजन 90 से कम हो उनको गंभीर मानते हैं, शुगर 300 से ज्यादा हो उनको गंभीर मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका केस सीरियस नहीं है। आपके डॉक्टर से आप दोबारा मिलेंगे तो शायद वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। थैंक यू। जी, कल हमने HRCT के बाद उनको कंसल्ट किया था जी, तो उन्होंने फिर मना कर दिया था हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, बट आज जैसे फिर से 91, 92 आने लग गया। घबराइए मत। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने रखी रखा है। हम इस मीटिंग के शुरुआत में ही APP मेथड की बात कर रहे थे, अवेक प्रोनिंग पोजीशन।
वो ट्राई अपना वो भी करिए। करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इससे काम नहीं चलेगा। वो केवल जो नाक भी उनको उनको आता है, मुझे नहीं आता है। केवल नाक मोड़ने से काम नहीं चलेगा। नहीं। पेट के और सीने के बीच में एक मसल होती है जिसका नाम है डायफ्राम। हाँ जी, हाँ जी, हम गहरा सांस लेके छोड़ते हैं तो वो डायफ्राम मूव होनी चाहिए, ठीक है, उससे काम चलेगा। ठीक है ठीक, ठीक, थैंक यू। राजेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? राजेंद्र चंदेला जी। डॉक्टर साहब थैंक यू। जी हेलो हाँ विवेक जी, अनम्यूट नमस्कार करिए। सर, मेरा एक सवाल। सर लोगों को कोरोना में जैसे किसी को ये होता है तो थोड़ा सा जो क्रिटिकल है, पहला 2 दिन या बीच में या लास्ट में एक बार थोड़ा सा लोगों को ना, ये भी लोगों के अंदर है कि पहले दिन में क्या होता है, 7वें 8वें दिन में क्या होता है, 12-13 दिन में क्या होता है, थोड़ा सा इस मामले में भी हल्का सा वो है। हास्य बनाए रखें, भगवान पर विश्वास बनाए रखें, आपके अंदर इम्यूनिटी है ये बनाए रखें। 13वें दिन 13वीं होती है, ऐसा ना बोलें। नहीं नहीं, ऐसे हम तो जो भी मिल रहा है डॉक्टर साहब उसको पूरा बूस्टअप कर रहे हैं। आज की डेट में और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल हेल्पलेस। मैं आपको इसका टाइमलाइन बता देता हूं। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आता है, डे 1 में लोग बहुत दहशत में आ जाते हैं कि शाम तक तो मुश्किल ही बचूंगा, हाँ जी, जबकि तेज बुखार तीसरे या चौथे दिन से आता है। श्वास में दिक्कत चौथे या 5वें दिन से होने लगती है। 6-7 दिन निकल जाए तो 8वें दिन से कोरोना नीचे की तरफ आने लगता है। ये मैं हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज और हाइपरटेंशन के रोगी हैं, उनका शुगर लेवल इस बीच में घटता बढ़ता या डबल होता हुआ देखा गया है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, उनका बीपी भी ड्रॉप डाउन कर जाता है या बहुत बढ़ जाता है। 10 दिन के बाद इसका खतरा बहुत कम हो जाता है। 14 दिन के बाद में भारत सरकार कहती है अब आप फिट हो। एक परिवार में 4 लोग अगर पॉजिटिव हैं तो चारों को अलग अलग कमरे में आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है। वो एक साथ बैठ के खा सकते हैं, रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। 14 दिन बाद में भी जिन लोगों को सांस में तकलीफ होती है, वो ये लोग होते हैं जिनके फेफड़े में परमानेंट फाइब्रोसिस हो गया हो। ऐसे लोगों को गहरा श्वास वाली कसरत, रेस्पिरेशन यानी ब्लोइंग एक्सरसाइज करने वाली कसरत और रिपीट सीटी करवानी पड़ती है, जिससे डॉक्टर ये तय कर सकें कि कितना फेफड़े का हिस्सा पत्थर बन गया है। गुड़गांव के कुछ ऑलरेडी सर्जन इस विषय पे काम कर रहे हैं और पहला लंग ट्रांसप्लांट हो भी चुका है, लेकिन ये लाखों में से एक व्यक्ति का है, इसलिए हम उस विषय पे बात ही ना करें। ये थी जो आपने पूछा टाइमलाइन ऑफ कोरोना। दूसरा मैंने कहा कि जिनको वैक्सीन लग गए हैं, जिनको पहले हो चुका है, उनको भी दोबारा होने का डर बराबर है। लेकिन एक चीज देखी गई है कि जिनके दोनों टीके लग चुके हैं वो आईसीयू में नहीं पहुंचे हैं, यानी उनको अगर हो भी गया तो बहुत मामूली होगा, उनको फिक्र करने की बात नहीं है। और एक डॉक्टर साहब, लोगों को सीटी का जो स्कोर है ना, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा जने जी अपना थोड़ा सा कि ये जो स्कोर है कहाँ तक जने जी अपना नॉर्मल है, कहाँ तक थोड़ा सा चिंता वाला, कहाँ से ये बिल्कुल एकदम पैनिक, क्योंकि वो आते के साथ ही एकदम लोग घबराए हुए हैं। एक सीटी स्कोर होता है कोरोना टेस्टिंग का, जिसको कहते हैं सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू ऐसे समझ लीजिए कि अगर बिजली के तार को छूते ही करंट लगे तो बहुत वोल्टेज है, अगर बहुत देर तक पकड़ने से कोई बात नहीं होती तो बहुत कम वोल्टेज है। यानी जितनी सीटी वैल्यू कम होती है कोरोना टेस्टिंग में, वायरल लोड उतना ही ज्यादा है। सीटी वैल्यू कहते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब को हमें 30 बार घुमाना पड़ा तब जाके वायरस मिला। इसका मतलब वायरल लोड बहुत कम है। अगर छूते ही पता चल गया पहले साइकिल में, दूसरे में, तीसरे में, तो सीटी वैल्यू आएगी 8, 9, 10। इसका मतलब वायरल लोड बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग सीरियस होने की संभावना ज्यादा रखते हैं।
दूसरा सीटी कहते हैं सीने का, चेस्ट का HRCT, उसका मैं आपको बता चुका हूं। उसको 25 में से जो स्कोरिंग देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमारे पास 5 के 5 कमरे हैं। अगर एक लोब में बीमारी है तो हम कहेंगे 5 आउट ऑफ 25। अगर 2 लोब में बीमारी है तो हम कहेंगे 10 आउट ऑफ 25। 3 लोब में बीमारी है तो हम कहेंगे 15 आउट ऑफ 25। अभी हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका स्कोर है 23/25। ये मोस्ट सीरियस कैटेगरी के लोग हैं। इन्हीं को मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी फेफड़े अपने आप ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं, तो इनको फिर या तो बाईपैप से या तो वेंटिलेटर से अंदर ऑक्सीजन ठूसी जाती है। एक व्यक्ति को वेंटिलेटर भी तभी काम करता है जब ऑक्सीजन मिले, क्योंकि पर व्यक्ति 4 सिलेंडर लगते हैं 24 आवर्स में वेंटिलेटर पर। आजकल हमारे यहाँ कलेक्टर साहब या जो भी जिला प्रशासन है तोल मोल के ऑक्सीजन अलॉट कर रहे हैं। पेशेंट्स का रिकॉर्ड मंगवाते हैं, पूछते हैं कितने वेंटिलेटर पे हैं, कितने हाई फ्लो पे हैं, कितने नॉर्मल फ्लो पे हैं। आप और हम सब जानते हैं ऑक्सीजन का संकट है, इसलिए हॉस्पिटल्स को रिक्वायर्ड कोटा 24 आवर्स पहले कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है। पिछले 2-3 दिन से रात में दिक्कत आ रही थी, कल कुछ सुव्यवस्थित हुई है। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने भी और हमारे जिला प्रशासन SDM साहब ने भी बहुत मशक्कत करने के बाद इस व्यवस्था को थोड़ा सुधारा है। हमारे रोटरी साथी और जितने भी परिषद के साथी हैं, वो थड़ा नाम का एक सेंटर है 60 बेडेड ऑक्सीजन का। फिर भी मैं आपसे वापस कहूंगा, द बेस्ट मेडिसिन इज योर सेल्फ इम्यूनिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डॉक्टर साहब, मैं काफी देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी। लास्ट मंडे से मुझे बुखार है और फीवर 102, 101, 103 ऐसे फीवर रह रहा था जी। डॉक्टर को दिखाया क्योंकि सारे हॉस्पिटल बंद थे, तो मेरे जानने वाले हैं वहाँ, वो रेगुलर जाते हैं। यहाँ पे भिवाड़ी में ही शकुंतला नर्सिंग होम है, जी। डॉक्टर RK वर्मा है। मेरा चेकअप वगैरह कराया, चेकअप में मेरा ESR जो है वो बढ़ा हुआ था। अभी क्या प्रॉब्लम है सर, वो बोल रहे हैं? तो यह है जो बेंसिक एंटीबायोटिक लगाया उन्होंने, तो मेरा थोड़ा कम है, बट आज टोटल 8 दिन हो गए हैं। अभी हल्का सा मुझे चेस्ट में थोड़ा सा दर्द हुआ है। इससे पहले तो मुझे नहीं हुआ। 97 मेरा ऑक्सीजन लेवल रहा हमेशा। बट मुझे अब कल मैंने कोविड टेस्ट भी कराया है, वो कल तक आएगा रिपोर्ट। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम है चेस्ट में भारी होना, चेस्ट में दर्द होना। विटामिन D और B कॉम्प्लेक्स की कमी से भी होता है, एसिडिटी से भी होता है। सीने को इरेक्ट बैठना, पुट्ठे चौड़े करके बैठना, गहरा सांस लेना और छोड़ना, ये 3 एक्सरसाइज करें। आपका ऑक्सीजन 97 है, आपको 10 दिन निकल चुके हैं, तो आप अपना डर कम करिए। बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा, नमस्कार जी, शुक्ला परिवार नमस्कार। मैं ये कह रही थी, वो टेस्ट तो नहीं हो रहा, वहाँ पे गए थे, क्या कराना चाहिए? जिन लोगों को RT-PCR की सुविधा नहीं मिल पा रही है, पैनिक में नहीं आए। RT-PCR कोई इलाज नहीं है। RT-PCR केवल ये बताता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। अगर बाथरूम तक जाने में श्वास फूलता है, अगर 3 दिन से 102 से ज्यादा बुखार आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा वीकनेस आई हुई है, आप अपने आप को कोरोना मान के उपचार लीजिए, जो आप कर भी रहे हैं। हाँ जी। जिनको RT-PCR नहीं मिल रहा है, वो बहुत जल्दी नेक्स्ट डे HRCT नहीं करवाएं, क्योंकि CT में चेंजेस 3-4 दिन से आते हैं। वैसे तो 4था दिन है आज। अगर उनको श्वास में दिक्कत है तो HRCT करवा लें या सिंपल CRP टेस्ट करवा लें। CRP 50-100 रुपए का टेस्ट है, CRP करवा लें। ठीक है। जिन लोगों को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव है, जिनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है,
इन लोगों को घर पे रहने के अलावा कोई दवा की जरूरत नहीं है। घर पे क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इनको लक्षण कोई नहीं होता, लेकिन ये दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जिन लोगों का संपर्क अपने पॉजिटिव पेशेंट से हुआ है या जिनके परिजन में किसी कोविड की डेथ हो गई है, वो लोग क्या करें? वो लोग प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लें अपने डॉक्टर से। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, भाप लेना, स्टीम लेना और 5 दिन का क्वारंटाइन करना। ओके, तो आज की मीटिंग हम क्लोज करते हैं। और किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राकेश गुप्ता भाई साहब नमस्कार। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। जी डॉक्टर साहब मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। जी प्रकाश भाई साहब। भाई साहब ये मेडॉल चाहिए मुझे अपने बच्चे के लिए, लड़के के लिए। यहाँ कहीं है अवेलेबल मेडॉल? 32 mg, 16 mg, 8 mg? मिल जाएगी भाई साहब, हमारे पास मिल जाएगी। आपके पास भेज देता हूँ मैं ड्राइवर को। ये धन्यवाद। स्टीरॉइड है, ये अवेलेबल है। आप अभी क्लिनिक पर ही हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और मैं आपके कहते ही मेडिकल स्टोर में बोल भी देता हूँ। जी जी धन्यवाद। जी भाई। हाँ जी, गुड रोमान जी अपने पास मेट्रोल है ना? कब? अभी आप देखो किसी पेशेंट के बारे में यूज नहीं हो तो नहीं, इंजेक्शन नहीं चाहिए, टैबलेट चाहिए। ओके जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार जी। निशा मिश्रा दिस साइड सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों ने RT-PCR करवाया था। तो हस्बैंड का कोविड आया है और मेरा नेगेटिव है, लेकिन मेरा भी ये था सेंसेस लॉस थे 21st से ही, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। थ्रोट पे हल्का इन्फेक्शन था। सेंसेस लॉस्ट थे उनके या आपके? नहीं, मेरे थे। हस्बैंड को सिर्फ फीवर था, मेरे सेंसेस पे नहीं थे। टेस्ट तो आ रहा था सर जी। अब हस्बैंड का क्या है, उनका फीवर तो डाउन हो गया, 199 रह रहा है और मेडिसिन भी हमारी चल रही है। बेचैनी की नींद ओके, वापिस आ जाओ फिर मैं चलूंगा। जिन लोगों का स्मेल सेंस चला गया है, दे आर वेरी लकी, देयर रिकवरी विल बी वेरी फास्ट, देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन। जिनके हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को कोविड है, वो ये मान लें कि दूसरे को भी है या होगा। आज की तारीख में टाइफाइड का पॉजिटिव आना टेस्ट का, प्लेटलेट का गिरता हुआ, ये दोनों भी कोविड के ही लक्षण हैं। तो ये दोनों, टाइफाइड भी हमने टेस्ट करवाया था तो वो भी हमारा नेगेटिव था, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। जिन लोगों के, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आए साहब, हम तो मोती जरे का ट्रीटमेंट ले रहे थे इतने दिन से। एक मरीज तो आज ऐसा भी आया, फिटकरी का पानी पी लिया उसने। मैंने कहा तुमसे किसने कहा था? कहते मैं सुनता था फिटकरी पानी से सारे कीटाणु मर जाते हैं। तो फिटकरी के पानी से पूरी आंत जल गई। तो बहुत सारे सत में अपने आप भी अपना इलाज कर रहे हैं। बुखार नहीं टूट रहा, 4 पैरासीटामोल खा ली। कीटाणु मारने हैं इतने सारे, दिन में हर घंटे में भाप ले रहे हैं, सारा मुंह जला लिया। तो सेल्फ मेडिकेशन कैन बी हैजार्डस समटाइम। आप निशा मैडम, यू आर वेरी लकी, आपका स्मेल सेंस गया और ये 10-1 दिन में लौट आएगा। 10-1 दिन में लौट। अभी जो टेंशन है वो हस्बैंड की है कि उनको नींद नहीं आ रही 2 दिन से। अच्छा, बाकी ऑक्सी और इनका पल्स रेट सही है, 97-98 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको भी बेचैनी हो रही है और नींद नहीं आ रही है। 1-2 दिन बाद में हम साइकेट्रिस्ट को अपने पैनल पे लाएंगे और 3-4 तरीके से लोगों के होश उठ गए हैं आज की तारीख में। बहुत सारे लोग हमेशा परिवार की और बच्चों की सोच के उनकी नींद उड़ गई है। बहुत सारे लोग जैसे ही अकेले होते हैं रात को, उनको नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाती है। अब क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, रोज अखबारों में भी स्टोरी छप रही हैं कि पास में से 3-3 बार डेड बॉडी उठ गई, लेकिन वो टिके हुए हैं, मैं तो ठीक होऊंगा, मैं तो ठीक होऊंगा, और ठीक हो गए हैं। आज भी हमारे यहाँ से अभी 1 बजे 2 लोग ऐसे डिस्चार्ज हुए हैं जिनके पड़ोस में से 3 डेड बॉडी उठ चुकी थी। हम लोग जब पड़ोस में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको बड़ा ढक के और पर्दा लगा के निकालते हैं ताकि दूसरे लोगों को दहशत ना हो जाए।
लेकिन ये भाई साहब जो अभी ठीक होके गए, इन्होंने कहा नहीं मुझे पता था, तुमने कितना ही ढक लिया, पर मुझे पता था कि पड़ोसी गया। फिर भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, बोला मेरे को कुछ नहीं होगा, मैंने कभी कोई खराब काम नहीं किया। सो पॉजिटिविटी इज ए मेडिसिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए मेडिसिन। जी गुप्ता जी, राकेश भाई साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो प्लाज्मा डोनर है वो एक बार ही दे सकता है, कितनी बार ही दे सकता है? अगर उसने एक बार दे दिया। एंटीबॉडीज ना 3 महीने तक ही शरीर में रहती हैं। अच्छा। डोनेशन का उसको लगभग एक ही बार चांस मिल पाएगा, 3 महीने बाद उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी डिसअपियर हो जाती हैं। जो कई ऐसे कैंडिडेट है वो पूछ रहे थे कि भाई हमें दोबारा देना है, तो वो अभी 3 महीने नहीं हुए तो अभी नहीं दे, फिर नहीं देना। अच्छा। जैसे ELBS दिल्ली में एक बैंक है, हाँ जी, ये लोग दान लेने से पहले एंटीबॉडी टाइटर करते हैं डोनर का। हाँ जी, हाँ जी। और केवल तभी लेते हैं जब सामने वाले में सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडीज हो। अच्छा, एक दो चीजें और थी डॉक्टर साहब, जैसे कई लोगों को, जैसे मेरे पास तो खैर जनरली फोन आते ही हैं, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि भाई तुम्हारा पल्स ऑक्सीमीटर से वो चेक करो, तो कईयों को तो पल्स ऑक्सीमीटर लगाना नहीं आता। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक आप एक बार समझा दे, कैसे लगानी, कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में लगानी है, कईयों को नहीं पता। कई बार 86 का उल्टा 68 पढ़ लेते लोग बात। हाँ, ये भी है, हुआ है सर ऐसा। मैं उनको कहता हूँ अभी एक बार 69 पढ़ लेते, बड़ा मुश्किल हो रहा है गौड़ साहब, मैं उनको कहता हूँ अभी चिंता की कोई बात नहीं है। बोले मेरा 39 आ रहा है, मैंने हो ही नहीं सकता, तो बोले डॉक्टर साहब आज सुबह ही मैंने अपनी वाइफ को 99 था मेरा, मैंने कहा मेरा 66 आ रहा है, घबरा गई। एक बार लगाना सिखा दो सर, एक बार बता दो। पेशेंट के लिए बैठ के देख रहा था आपके पास, उसने क्या किया, 96 को 69 पढ़ना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उसको जब दोबारा पूछा तब उसने कहा नहीं सर 96 आ रहा है, तो गलती हो गई। कई लोग टेम्परेचर को 100.4 बोलने के बजाय 104 बोल रहे हैं। ये भी है। तो थोड़ा पैनिक भी हो रहे हैं। अब जैसे मोटिवेट रखना चाहिए भी, जैसे निशा जी कह रही है नींद नहीं आ रही है, तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, मेरे को लगता है डर लगने लग जाता है आदमी को, तो नींद इसलिए भी नहीं आती है। हम वापस वहीं आ जाते हैं सर, श्वास यानी ब्रीद इज कैरियर ऑफ थॉट्स। यस यस यस। APP में, पर्स ब्रीदिंग में, लोम विलोम में, हर प्राणायाम में अगर व्यक्ति ये थॉट अंदर लेवे श्वास के साथ साथ कि मैं ठीक होऊंगा, मैं बहुत ही पावरफुल सोल हूं, और मेरे अंदर श्वास छोड़ते हुए एक ख्याल आता रहे कि बीमारी बाहर जा रही है, और ऐसा 2 घंटे, फिर 1 घंटे के बाद में फिर 2 घंटे अगर वो करता रहे तो निश्चित रूप से नींद आएगी। आई गारंटी कि ऐसा करने से बॉडी में नींद का हार्मोन बन जाता है। मेरे साथ एक महेश्वरी जी भर्ती थे 7 दिन, उनका ऑक्सीजन लेवल 60 पे आ गया था। उस व्यक्ति ने इतनी शिद्दत से भजन लगा रखे थे, उस शिद्दत से वो प्राणायाम करता था, और उस दौरान हमेशा मेडिटेशन कमेंट्री लगाता रहता था। उस कमेंट्री में मोटा मोटा यही 3 सेंटेंस थे, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। इस तरह के YouTube पे भी उपलब्ध हैं, BK शिवानी दीदी का भी उपलब्ध है। और वो भाई साहब, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाएंगे। आज वो व्यक्ति घर पर हैं और अपने सीनियर को जो अस्पताल में भर्ती हैं वो घर से थेरेपी दे रहे हैं। मैं ठीक हुआ था तो तुम क्यों नहीं ठीक होगे? मतलब बड़ी अजीब समय है। बिल्कुल। तो आप ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, ये पल्स ऑक्सीमीटर है। पहले लोग इसको इंडेक्स फिंगर में लगाते थे, उंगली गीली नहीं होनी चाहिए। उंगली ग्लव्स से निकालते ही तुरंत पसीने में होती है, उससे भी फॉल्टी रीडिंग आएगी। इसके सेल ठीक हैं क्या, ये भी तय होना चाहिए। और उसके बाद में सफिशिएंट इंसर्जन होना चाहिए। उंगली पर नेल पेंट नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तेल और क्रीम नहीं लगी हुई होनी चाहिए। पहले हम इंडेक्स फिंगर पर नाप रहे थे, आजकल बहुत सारे लोग लिटिल फिंगर में नाप रहे हैं क्योंकि इसमें सरफेस एरिया कम होता है। सफिशिएंट अमाउंट तक, टाइम तक इसको रोके रखें। रीडिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है, 30 सेकंड्स तक तो वेट ही करें।
एक व्यक्ति को तो ये काम ही नहीं किया, पल्स ऑक्सीमीटर, और घर वाले चिल्ला पड़े, इसकी तो ऑक्सीजन हो ही नहीं, है ही नहीं, मशीन बोल ही नहीं रही, और पेशेंट बेहोश हो गया। डॉक्टर 69 आ रहा है आपका? रिवर्स दिख रहा है ना। आपका आशीर्वाद है सर। 98 है, 98। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग कम से कम 32 मरीजों के बीच में बैठे हैं अभी, कोरोना मरीजों के बीच में, और सच मानिए ऐसा लगता है कि संसार में हमारी सेवा के लिए हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप हमारी सेवा के लिए हो, डॉक्टरों हमारे डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टरों को बात नहीं होगा, हमारी दुआएं हैं, आपको देख के तो हमें एनर्जी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको हम देखते हैं ना हंसते हुए, तो लगता है हमें कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं डॉक्टर साहब, वन ऑफ द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बढ़ा देते हैं, थोड़ी देर में ऑक्सीजन का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। डॉक्टर से बात करो तो डॉक्टर साहब, तो खुद हमारा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज और बताऊं मैं, जो कहते हैं ना टाइम पास नहीं हो रहा है या मेरे को नींद नहीं आ रही, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। आजकल खरबूजे और ये तरबूज आ रहे हैं, इनके जो बीज हैं ये बीज सुखा लें और इनको बैठ के छीलें, इनको बैठ के छीलें, अपने खूब टाइम पास होएगा और खूब अच्छी नींद आएगी। ये बता रहा हूँ, मेरे टाइम पास नहीं। आगे जब कतली बनेंगी उसमें बहुत टेस्ट आएगा। नहीं, ये वैसे खाओ ना, खरबूजे के बीज छीले अपने बैठे बैठे आराम से, तरबूज के, खरबूजे के, बहुत बढ़िया, और उनको खाएं। बीज कितने महंगे हो रहे हैं, विवेक जी को बहुत सारे रेट में बेचने और छील ले तो। तो डोज के बाद में आज के सेशन को संपन्न करते हैं। एक बार निश्चित आपने कहा, अनु जी ने कहा, बहुत सारे उन डॉक्टरों को, उन स्टाफ को सैल्यूट करते हैं जो लोग टिके हुए हैं। आप सच मानिए 50% ऑफ द मेडिकल मैन पावर इज ऑन बेड, बीमार हो गई है। 90% ऑफ स्वीपर्स आर नॉट कमिंग टू हॉस्पिटल। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऐसे ही झूठी झूठी डॉक्टरों की बढ़ाई करके थोड़ा उनकी हिम्मत बनाए रखें। झूठी नहीं है, सत्यता है इसमें, झूठी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, नमस्कार। आशा की किरण बताते लोगों को, आशाएं जगाते लोगों को। डॉक्टर साहब जी, ये जो अपने मेट्रोल है, ये आप स्टेरॉइड, ये इसका क्या फंक्शन है मेडिसिन का? यही रामबाण दवा साबित हो रही है इस साल के कोविड में। ये स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड 3 तरीके का होता है, शॉर्ट एक्टिंग, मॉडरेट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, ये मेट्रोल है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, लगाते ही इंजेक्शन काम करता है विद इन आवर्स। ओके। एक मॉडरेट एक्टिंग है जिसको वाइसोलॉन कहते हैं, वो 8 घंटे में काम करता है। अच्छा। एक डेक्सोना है जो 12 घंटे में काम करता है। ये तीनों स्टीरॉइड ही हैं, और आज की तारीख में कोरोना का द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट नेशन वाइड इज स्टीरॉइड, ब्लड थिनर एंड ऑक्सीजन, एंड लास्ट इज गॉड। ये रेमडेसिविर की जगह एक चीज, कोई अभी वीडियो देख रहे थे, 10 रुपए की एक ऑयल आती है, वो इंजेक्शन कोई आता है इसके मेडिसिविर की जगह, कि उससे ज्यादा बेटर काम कर रहा है वो। लोग क्यों परेशान है इसके पीछे? व्हाट्सएप पर इतना यूनिवर्सिटी ज्ञान चल रहा है कि भारत सरकार को एक कंट्रोल रूम बनाना चाहिए जहां से सुबह शाम रोज बुलेटिन आए कि वैज्ञानिक है क्या नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे मैंने फिटकरी के पानी की कही ना अभी बात आपको, लोग बकरी का दूध पी रहे हैं, लो प्लेट के लेते, उनको पता ही नहीं कि मेरे को कोरोना है, लेकिन पिए जा रहे हैं। तो अगर भारत सरकार नहीं भी कर पा रही है, हम लोग रोटरी के सहयोग से, IMA के सहयोग से रोजाना ये जूम मीटिंग इसीलिए कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग। यू आल्सो पॉजिटिविटी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया।